विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या वाकई जनता आपको दूसरी बार आशीर्वाद देगी? हमने एक बार नहीं, हमने तो 2 बार किया। जिस दिन हमने सिरसा रोड का उद्घाटन किया उस दिन भी हमने शक्ति प्रदर्शन किया। मैंने आपको पहले भी वही बताया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मालती विश्वास जी हों, चाहे वो नारायण पाल जी हों, चाहे वो नवतेज पाल जी हों, चाहे वो सुरेश गंगवार जी हों, चाहे वो तीसरा चौथा कोई भी हो। देखिए, मैं कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी क्या करेंगे, वो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की योजनाओं को धरातल पे उतारने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने लोगों से मिलने में ध्यान दे रहा हूँ, अपने विकास योजना जो हम लोगों ने करी है वो घर घर पहुँचाने पे ध्यान दे रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में। आज हमारे साथ है लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा जी। लाइव सेशन है, पहली बार सितारगंज टीवी पर लाइव आप देख रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव बहुत करीब हैं और आप लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या वाकई जनता आपको दूसरी बार आशीर्वाद देगी? सबसे पहले सितारगंज टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने आज हमारे को इंटरव्यू में कवर किया और सही बात कही आपने। हम जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जो रुझान देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछली बार हम कुमाऊं की नंबर 1 सीट बन के जीते थे सितारगंज में 28,500 वोटों से, और मुझे लग रहा है कि हम फिर से सितारगंज सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी। कांग्रेस में 12-13 लगभग जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, अगर सारे लोग एकजुटता के साथ आते हैं और अगर आपके विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो भारी पड़ेगा आपको? देखिए, मैं कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी क्या करेंगे, वो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की योजनाओं को धरातल पे उतारने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपने लोगों से मिलने में ध्यान दे रहा हूँ, अपने विकास योजना जो हम लोगों ने करी है वो घर घर पहुँचाने पे ध्यान दे रहा हूँ। और अगर जितने भी ये लोग हैं इनके आपस में पहले खुद का समन्वय बन जाए। इनका खुद का समन्वय नहीं है इनके बीच में, ये लोग आपस में लड़ाई लड़े पड़े हैं। आप कभी भी देखिए, कांग्रेस कभी भी एकजुट आपको इसलिए नहीं दिख रही कि जितने भी इनके प्रोग्राम हुए, हर व्यक्ति का प्रोग्राम अलग जगह पर अलग स्तर पे हुआ। चाहे वो जब इनके राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ पर आए तो अलग अलग जगह स्वागत हुए। तो ये खुद ही दिखा रहा है कि इनके बहुत सारे धड़े बने हुए हैं और ये चाहे एक हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने अपना मन भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रखा है। तो जैसे 3 प्रत्याशी अगर मैं नाम लेके बोलूं, एक नारायण पाल जी है, मालती विश्वास है, तो ऐसे में अगर आप क्यों लगता है कि अगर किसको टिकट दिया जाए, कौन आपके लिए ज़्यादा भारी पड़ेगा या कौन कड़ा मुकाबला आपको टक्कर दे सकता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी वही बताया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मालती विश्वास जी हों, चाहे वो नारायण पाल जी हों, चाहे वो नवतेज पाल जी हों, चाहे वो सुरेश गंगवार जी हों, चाहे वो तीसरा चौथा कोई भी हो। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता, आज की जनता जो है, जो वोटर है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत अक्लमंद वोटर है, बुद्धिजीवी वोटर है। उनको सब पता है कि किस आदमी ने क्या किया है, किस आदमी ने क्या नहीं किया, किसने विकास की योजना को उतारा है, किसने नहीं उतारा, कौन सुख दुख में खड़ा हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो जनता सुनेगी सबकी। देखिए, कोई किसी से बुराई तो लेता नहीं है, तो जनता सुनती सबकी है, लेकिन काम अपने मन की करेगी। वो मोदी जी के नेतृत्व पे उनको विश्वास है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों पे उनको विश्वास है, और अपने जो उनके भाई और बेटे सौरभ बहुगुणा ने काम करके विधानसभा में 5 साल में दिए हैं, वो उनके साथ रहेगी और उनको फिर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद देगी। इस बार का जो चुनाव है शायद 70 साल में शायद ऐसा पहली बार होगा जब जो नेता हैं वो वर्चुअली इंटरेक्ट करेंगे अपने जनमानस से, आम लोगों से। और क्योंकि आप फिजिकली लोगों से नहीं मिल सकते और इस बार कोई स्टार प्रचारक भी नहीं होगा, कोई बड़े नेता नहीं आएंगे, रैलियां नहीं होंगी, कोई रोड शो नहीं होगा, तो ऐसे में लोगों को अपने तरफ करना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं हम लोगों के लिए। जैसे हम लोग रैलियां नहीं कर सकते, डोर टू डोर आप बड़ी रैलियां नहीं कर पाएंगे, आप जनसभाएं नहीं हो रही हैं, आपके नुक्कड़ सभाएं नहीं हो सकती, पदयात्रा नहीं हो सकती। 300 लोगों की इंडोर मीटिंग ज़रूर अलाउ करी है उन्होंने, लेकिन अब इस वक्त मुझे लगता है ये तो बहुत उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, उन एमएलओ के लिए, उन पार्टियों के लिए जिन्होंने 5 साल लगातार धरातल पे काम किया है,
जिनके पास टीम है, जिनके पास कार्यकर्ता है, जिनके पास संगठन है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगठन आपको पता है किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से काम लोगों के लिए कभी ज़्यादा किसी ने पार्टी ने नहीं किया। 1-to-1 मार्किंग भी अगर आप उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पे कार्यकर्ता है, हर बूथ पे लोग खड़े हैं, हर बूथ पे उनके संगठन का आदमी है। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि हमारे पास टीम भी है, कार्यकर्ता भी हैं, विकास योजनाएं बताने के लिए भी हैं, और हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन खड़ा है जो कि कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है तो लोगों से आप वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में आप आपने जो भी विकास कार्य आने वाले दिनों में किए हैं, आपने एक एलईडी लगवाई है। मैं क्या पर्सपेक्टिव उसको आप क्या किस तरह से देखते हैं, क्या सोच करके आपने किस मोटिव के साथ उसको आपने वहाँ पे लगवाया है, और आप क्या बताना और दर्शाना और दिखाना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि हम हर घर नहीं पहुंच सकते, हम हर घर जाके लोगों को नहीं बता सकते हम क्या कर सकते हैं। तो चुनाव आज के दिन वर्चुअल और सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ा जा रहा है। तो एलईडी का भी मकसद यही था कि हमने क्या क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या काम हुआ है, मोदी जी की क्या सोच है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की क्या सोच है, केंद्र ने बीजेपी में क्या किया है, केंद्र की योजनाएं क्या क्या थी, वो सब लोगों को बताने के लिए वो एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि उनको जन जन तक पता चल सके कि भाई ये काम हुआ है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये सामान हमको मिला है, लेकिन किसने दिया ये नहीं पता। तो वो जागरूक करने का एक तरीका है, और सोशल मीडिया आज के दिन सबसे बड़ा हथियार है लोगों तक पहुंचने के लिए, हर आदमी तक पहुंचने के लिए, चाहे वो फेसबुक माध्यम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो एलईडी स्क्रीन के द्वारा हो। तो उसी की कोशिश हमारी, क्योंकि गाइडलाइंस के अंदर ही काम करना है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं कर सकते कोरोना को देखते हुए। आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा हमने एक एलईडी स्क्रीन, हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई थी और सबकी एक राय बनी कि अगर हम ये करते हैं तो क्षेत्र के जो लोग और जागरूक भी होंगे और उनको पता भी चलेगा कि उनकी स्टेट और केंद्र ने क्या किया। तो जिस तरह से शक्ति फार्म बाजार में हम मुख्य मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा जो बाजार है वो भाजपा के झंडों से एकदम पटा पड़ा है। तो मतलब वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको ये लगेगा कि ये भाजपा का गढ़ हो चुका है। तो ये दिखाना था या फिर वो हकीकत ही है? तो आप नहीं, आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ शक्ति फार्म है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पूरा क्षेत्र है, सिर्फ शक्ति फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शक्ति फार्म है हमारा सबसे बड़ा गढ़ है, और किसी के घर पे आप जबरदस्ती झंडा तो लगा नहीं सकते। अगर हमने घरों के ऊपर अगर झंडे किसी के घर के ऊपर लगे हैं तो आप उसके घर के अंदर गए होंगे, घर के अंदर जाके छत पे गए होंगे, तब झंडा लगा होगा ना। तो लोगों की सहमति से झंडा लगा है, हमने सबकी परमिशन ली है, सबकी परमिशन साइन परमिशंस हैं। तो ये दिखाता है कि लोगों को कितना उत्साह है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सौरभ बहुगुणा के प्रति, कि उन्होंने अपने घर तक झंडे लगाने से हमको मना नहीं किया। और पूरे क्षेत्र में आप सिर्फ शक्ति फार्म की बात मत करिए, आप सिसोना चले जाइए, आपको हर घर पे झंडा मिलेगा। आप नुकुलिया चले जाइए, आपको हर घर पे झंडा मिलेगा। आप थारू दसौर चले जाइए, आपको हर घर पे झंडा मिलेगा। कल आप शक्ति फार्म सितारगंज मार्केट देखिएगा, आपको सबके छत के ऊपर झंडा दिखेगा। एक रुझान है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, मोदी जी पे लोगों को विश्वास है। अपने विधायक सौरभ बहुगुणा के 5 साल के कार्यकाल के उनको विश्वास है। जो गुंडागर्दी शहर से खत्म हुई है, जो उत्पीड़न व्यापारियों का खत्म हुआ है, जो माताएं बहनों के जो उनको भटकना पड़ता था महाराणा चौक पे बेचारे बसों के लिए, आज उनके पास बस स्टेशन है। डिग्री कॉलेज है, जो बच्चों हमारे भटकते थे, कभी हल्द्वानी, कभी खटीमा, कभी रुद्रपुर, आज हमारे ही क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। 1600 बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक। क्या ये लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? जिन लोगों को ये सुविधा मिली है, सूखी नदी का पुल है, आज हजारों लोग उस पुल के ऊपर से जा रहे हैं। जो कीचड़ से जाते थे, नदी से जाते थे, कभी डूबने का डर था, कभी चोट लगने का डर था, वो आज पुल के ऊपर से सुरक्षा उनकी पूरी ध्यान में रखते हुए ऊपर से जा रहे हैं। तो क्या वो उनको नहीं पता कि हमारे लिए किसने काम किया है? तो पूरा क्षेत्र भाजपामय है, और आप अगले 7 दिन में, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक बार क्षेत्र का दौरा कीजिएगा। आपको सितारगंज के हर विधानसभा के हर घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा मिलेगा। और कांग्रेस की जहां तक आपने बात करी, उनके लिए असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जैसे हरीश रावत जी खुद ही बोल गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक सौर बीमार, तो वो स्थिति उनकी है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा टकराव हो रखा है टिकट को लेके, और वो कैसे उसको सुलझाएंगे वो उनकी हेडेक है। हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जैसे अभी लोगों में चर्चा चल रही है कि अभी कुछ दिनों पहले जब आपने पुल का उद्घाटन किया था तो उस दौरान आपने अपना शक्ति प्रदर्शन भी हाथों हाथ कर दिया। क्या ये सही बात है? नहीं, अच्छी बात है। हमने एक बार नहीं, हमने तो 2 बार किया। जिस दिन हमने सिरसा रोड का उद्घाटन किया उस दिन भी हमने शक्ति प्रदर्शन किया, और हमने पुल के दिन भी किया शक्ति प्रदर्शन। और करना भी चाहिए, जिसके पास शक्ति है वही प्रदर्शन करेगा, जिसके पास है ही नहीं तो बेचारे कैसे करेंगे? भाई हमारे साथ सितारगंज का हर समुदाय का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो जिस भी धर्म का हो, जिस समुदाय का हो, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो जिसको भी हम कभी आह्वान करते हैं मीटिंग के लिए, सबका प्यार उमड़ के आता है और आपको दिखता है वो जो एक जलसे के रूप में दिखता है, हज़ारों लोग उसमें रहते हैं। तो मैं, जिसके पास ताकत है, जिसके पास कार्यकर्ता हैं, जिसके पास टीम है, वही शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। जिसके पास कुछ नहीं होगा वो शक्ति प्रदर्शन करने की सोचेगा भी नहीं। तो सर, मैं इस सवाल मेरा ये रहेगा कि आप दोबारा से यदि चुन करके विधायक आते हैं तो अब क्या क्या जो आगे की चीज़ें रहेंगी काम करने के लिए, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ पे ध्यान देंगे, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सितारगंज में अब आना है वो रेलवेज़ का है। उसके लिए मैं पूरी पैरवी करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सितारगंज को रेलवे से कनेक्ट कर सकें। और दूसरा, हमारे बंगाली समाज के लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से एससी समाज का दर्जा उन्होंने डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे स्टेट को सेंटर ने पावर दे दी है कि स्टेट अपनी ओबीसी लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बंगाली समाज के व्यक्ति हैं, जो बंगाली समाज के लोग हैं, उनको ओबीसी में शामिल किया जाए। ठीक है। इसी के साथ अब जैसे सिडकुल में मुद्दा रहता है 70% वाला, वो उसको भी विपक्ष बड़ा ही जोर तोड़ से उसको उठा रहा है, और तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी? ये 70% का मुद्दा जो है, क्या वो आज चुनाव से 3 महीने पहले ही आप इनको याद आया? 4.5 साल कोई भी व्यक्ति, 4.5 साल बीत गए सरकार के, 4.25 साल हो गए, आज तक मुद्दा आपने कभी सुना क्षेत्र में? 4.5 साल तक ये सब चुनावी मुद्दे हैं जो चुनाव तक आएंगे। चुनाव में वोटिंग से 1-2 महीने पहले शुरू होंगे, वोटिंग तक चलेंगे। वोटिंग के बाद इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। हमारा प्रयास है कि हर हमारे पढ़े लिखे युवा को, शिक्षित युवा को कहीं ना कहीं नौकरी मिले। उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। हमने सिडकुल फेज 2 में 3 नई कंपनियों की स्थापना इसीलिए करा रहे हैं। चाहे आप हमारी इंडियन ऑयल ले लीजिए, एचपीसीएल ले लीजिए, लाओ पहला एक्सटेंशन कर रही है 300-400 करोड़ रुपए से। उसके बाद हमारा प्लास्टिक पार्क माननीय मोदी जी ने हल्द्वानी में अनाउंस किया। तो अगर ये सारी फैक्ट्रियां सितारगंज में लगेंगी तो क्या यहाँ पे क्या तमिलनाडु के लड़के आके काम करेंगे तो सितारगंज के ही ना। तो हमारा प्रयास सितारगंज के हर युवा को नौकरी दिलाने का है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग उससे वंचित रह भी जाएं, क्योंकि भाई प्रयास ही कर सकते हैं ना, एक जगह लिमिटेड है। हर कंपनी में कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं नुकसान अगर परिवारों का हुआ है, मेरा हुआ है पर्सनल, आपका हुआ है, किसी के घर का हुआ है, तो उनका भी हुआ है। तो ये कहना कि भाई आप जिसकी स्ट्रेंथ 400 है वो 1000 लड़का रख के काम करे, तो वो नहीं हो सकता। तो जितनी जितनी लोगों की क्षमता है फैक्ट्री में, उतने लोगों को रखा जा रहा है। इसीलिए क्षमता बढ़ाने के लिए, सिडकुल को और आगे बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्रियों का यहाँ पे हमको स्टार्टअप कराना पड़ेगा, ताकि जो नई फैक्ट्री आएंगी तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सूखी नदी पर पुल आपने बना दिया है, सिरसा रोड बन चुका है, और उसका महत्व और भी जब बढ़ जाता है, जब मैं सूखी सिरसा रोड और पुल को जब हम एक साथ देखें तो उसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब लोगों की ये मांग है कि रोड और पुल तो हो गया, पुल और सिरसा रोड बन गया तो सिडकुल का लगभग 35% ट्रैफिक जो है वो शक्ति फार्म की तरफ डाइवर्स होगा। नौकरी ही एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है ना। आप दुकान खोल सकते हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं, आप कुछ नया अपना बिजनेस खोल सकते हैं, पुल के बगल में, पुल के आगे, थ्रू आउट सिरसा रोड के आसपास कहीं पे भी रोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। अब वो तो हमारे यहाँ के युवाओं को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से, क्या चीज़ उनको इंटरेस्ट करती है और कौन सा रोजगार उनको सूट करता है। लेकिन जब सिडकुल और रोड बन चुकी तो आप ये मान के चलिए कि सिडकुल का ट्रैफिक डाइवर्ट शक्ति फार्म को होगा। तो ऑब्वियसली जब ट्रैफिक डाइवर्ट होगा तो बहुत सारे स्कोप बढ़ेंगे वहाँ पर। तो अब ये स्कोप को टैप करने की जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की है। और बाकी हमने आपको जैसे बताया कि जब कंपनियां यहाँ पे ला ही रही हैं, 3-4 कंपनियों के प्रोडक्शन मार्च अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। IOCL का हो जाएगा, HPCL का हो जाएगा, लाओपेला का हो जाएगा। तो इनमें भी लगभग मिला के टोटल में 1500 से 2000 बच्चे इसमें एम्प्लॉय किए जाएंगे। इन तीनों में जो मेरी एस्टिमेट है लगभग 1000-1500 बच्चे होंगे उसमें। तो वो सब सितारगंज के बच्चों को हम रिकमेंड करेंगे। एक चर्चाएं और भी चलती है लोगों में कि यदि सिडकुल को अगर कोई जीवित रख सकता है तो वो सौरभ भांगुड़ा ही है, क्योंकि उसको जीवित रखना जरूरी है। कि सिडकुल जीवित नहीं रहेगा तो लोगों को रोजगार तो वैसे ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना है। देखिए, सिडकुल को जीवित रखने के लिए सही कह रहे हैं लोग, एक शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का ही उसको कर सकता है। मैं खुद नौकरी में रहा हूँ, मैं 17 साल ONGC में नौकरी कर चुका हूँ। मुझे कंपनियों के वर्किंग स्टाइल मुझे अच्छी तरह से पता है क्या होते हैं, क्योंकि मैं खुद उस जॉब में रहा हूँ, सरकारी जॉब में रहा हूँ। तो और अपने एक्सपीरियंस भी है, पढ़े लिखे भी हैं और नौकरी भी की हुई है। तो मुझे मालूम है सिडकुल में क्या कमियां हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। सिडकुल को आज जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो रेलवे लाइन चाहिए, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के कोई भी सिडकुल सर्वाइव नहीं करेगा। जब आपको हरियाणा जैसी स्टेट्स, आपको यूपी जैसी स्टेट्स, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स, केरला जैसी स्टेट, तमिलनाडु जैसी स्टेट, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट आपको 1-1 रुपये में ज़मीन देके और आपको कनेक्टिविटी के साथ, एयर कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी के साथ आपको ज़मीनें दे रही है, तो कोई आदमी क्यों आएगा 100-200-300 करोड़ रुपये लगाने सितारगंज जब उसके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो अगर आपको सिडकुल को जीवित रखना है तो सबसे पहले आपको उसको ट्रेन कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस कम हो। और जब आप ट्रेन कनेक्टिविटी देंगे तो आप खुद देखिएगा कि कितनी कंपनियां सितारगंज में खुद आएंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के बाद उनका स्कोप बढ़ जाता है, उनके एक्सपेंसेस कट शॉर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम ट्रेन कनेक्टिविटी देने में सक्सेसफुल हो गए सिडकुल को, तो हमारा सितारगंज
और आगे तरक्की करेगा और हमारा सिडकुल भी बढ़ेगा। एक सवाल और भी रहेगा, जो सूफी नदी का पुल है उसके जो अप्रोच वाले काम है रोड, वो अभी भी चल रहे हैं, तो कब तक वो पूरी? तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि बीच में बारिश हो गई थी। आपको मालूम है 2-3 दिन बहुत बारिश रही है, 7, 8, 9, 10 तक 3 दिन 4 दिन बारिश रही। तो बारिश के टाइम पे हॉट मिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है सॉइल में। लेकिन आप आज भी देखिए तो काम दोनों तरफ, उसके रैम्प एक तरफ का रैम्प कंप्लीट हो चुका है पूरा, उसको सिर्फ हॉट मिक्स होना है। जाड़े में अगर हम हॉट मिक्स करा देंगे तो वो रोड टूट जाएगी। और दूसरे साइड जो है आप देखिए उसमें 2 मीटर की एक नई हम स्पैन पुलिया बनवाई है ताकि पानी ना रुके, और जिसका काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा, तो हम उसको हॉट मिक्स करवा देंगे। मतलब चुनाव से पहले पहले वो काम निपट जाए? माने हमारा नहीं, मैं चुनाव से पहले नहीं कह पाऊंगा क्योंकि देखिए 15 फरवरी तक ठंडा रहेगा। 15 फरवरी तक तो नहीं हो पाएगा वो हॉट मिक्स। वो काम होगा लगभग जाके आप मान के चलिए मार्च फर्स्ट वीक के आसपास। ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ सौंदर्यीकरण की बात भी आप कह रहे थे कि मैंने कुछ एलईडीज वगैरह लगाने का प्रबंध किया है पुल पर। नहीं, एलईडी नहीं, सोलर लाइट्स, क्योंकि वहाँ पे रात में लोगों को आने में समस्या थी। मैं एक दिन रात में पुल में गया था निरीक्षण करने, तो कुछ वहाँ के युवा साथियों ने मुझसे निवेदन किया था कि सर अगर इसके ऊपर सोलर लाइट लग जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो मैंने उन लाइटों को लगवाने के लिए प्रावधान किया है। 10 लाइटें उसके ऊपर लगवाएंगे। तो मैं भी गया था रिपोर्टिंग के लिए उस पुल पर, तो मैंने भी लोगों से वहाँ से फीडबैक लिए थे, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू भी आ रहा था। और मैं देख रहा था कि लोग वहाँ पे जो सेल्फीज वगैरह लेने का काफ़ी पिकनिक स्पॉट बन गया है एक शक्ति फार्म के लिए। अच्छा है। और क्या, एक नीचे नदी है, सामने पहाड़ है, तो व्यू भी अच्छा है। और सोलर लाइट लगने के बाद वो और सुंदर लगेगा रात में, क्योंकि एक अकेला पुल है जो 180 मीटर का पुल है, उस पर अगर दोनों तरफ सोलर लाइट लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी और बढ़ेगी। तो उम्मीद है देखिए बहुत जल्दी वो सोलर लाइट भी लग जाएंगी। इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड करके अगर उसको एक पूरा ही एक पिकनिक स्पॉट उसमें हम कोशिश करेंगे। उसमें थोड़ी सी समस्याएं काफ़ी हैं क्योंकि उसमें रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है नीचे, उसमें सिंचाई विभाग की ज़मीन है। वो उस पर अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन उस पर मैंने अभी दिमाग नहीं लगाया है। कोशिश करेंगे कि अगर कुछ इसके अराउंड कुछ हम कर सकें ऐसा कि एक पिकनिक स्पॉट टाइप वहाँ पे डेवलप हो जाए, तो देखेंगे ज़रूर, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे कोरोना काल में? बस मैं क्षेत्र की जनता से इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और आप सबसे निवेदन है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए, सैनिटाइजर यूज़ करिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए ही गाइडलाइंस बनी है। और हमने सेकेंड वेव में बहुत क्षति हमारे क्षेत्र को हुई है। हमारे बहुत पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में बहुत लोगों की डेथ हुई सेकेंड वेव में। तो उससे बचने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन और कर रहा हूँ क्षेत्र की जनता से कि 14 फरवरी को वोटिंग है। आप सब, बहुत बड़ा लोक पर्व है ये, सबसे बड़ा लोक पर्व है लोकतंत्र का, जहाँ पे आपको वोट देने का अधिकार है। आप जाके अपना अधिकार इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा पार्टी और मनचाहे कैंडिडेट को आप जिता सकते हैं।